नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2022 को हुए SSC CGL 2020 टायर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर हम 45 डिग्री वैल्यू रखें तो ये ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सेम आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 अलग अलग आएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से हमारा आंसर होगा तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4 में से कोई आंसर होगा तो उससे वो सेम आ जाएंगे। तो उसमें हम फिर अलग वैल्यू पुट करके अलग तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार इसमें 45 रख के देख लेते हैं, क्या पता हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 में से ही हो। तो अगर इसमें 45 डिग्री रखें तो ये क्या है, tan क्यूब थीटा, तो ये 1 आ जाएगा। और अपॉन में क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये 2 हो जाएगा। और प्लस में ऐसे ही इधर 1 आएगा और अपॉन में इसके 2 आ जाएगा। और प्लस में ये आएगा 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 और इंटू में cos 45 भी 1/√2 होता है। और इसके अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये 2 आ जाएगा। और प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अभी, तो इन दोनों को ऐड करके ये 1 आ जाएगा। और प्लस में ये और ये आपस में कट जाएंगे 2 से 2 और इधर 1 बचेगा। और अपॉन में ये आ जाएगा 4 और इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अपॉन में 4 और इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। अगर ऑप्शन में मैं 45 डिग्री वैल्यू रखूं तो ये क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2, तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर ऑप्शन नंबर 2 में 45 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू में 1/√2, तो ये 1/2 आ जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ कि एक नल एक टंकी को 5 से 1/2 घंटे में भर सकता है, तो उसे हम ए मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा। और रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 से ही 1/4 घंटे लग गए। अकेले रिसाव से कितने समय घंटों में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके अगर भरते हैं तो 8 से ही 1/4 घंटे लगते हैं। तो नल क्या करेगा, उसमें पानी भरेगा और रिसाव क्या करेगा, खाली करेगा। तो रिसाव को हम बी मान लेते हैं, मतलब ए माइनस बी। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो कितने घंटे लगते हैं, 8 चौक 32 और 1 33, तो ये 33/4 आ जाएगा। अभी टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, तो वो 33 हो जाएगी। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इधर से 6 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। अभी इधर से एक ही एफिशिएंसी 6 है और दोनों की ओवरऑल मिला के 4 आई है, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, क्योंकि 6 - 2 तभी 4 आएगी। तो जो रिसाव है उसकी एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई। अभी उसने पूछा कि अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% हिस्सा खाली हो जाएगा। तो टोटल कितना था, 33, और इसका 30% कितना होगा, इंटू में 30 और अपॉन में 100, और उसकी रिसाव की एफिशिएंसी कितनी है, अपॉन में 2। अभी इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट हो जाएगी और ये इक्वल टू आ जाएगा 99 और अपॉन में 20 के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ से हमें सीपी और एमपी का रेशियो पता चल जाएगा, वो कितना होगा 80 और ये हो जाएगा 125। अभी इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 160 हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। अभी नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो इसका 30% कितना हो जाएगा 48। इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 0 और ये 2, तो 208 हो गया। तो उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत में देनी चाहिए। तो इसका 15% कितना होगा, 10% तो हो जाएगा 20.8 और 10.4 और उसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 31.2। तो ये इसमें ऐड करेंगे 31.2, तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, इधर 0.9, इधर 3 और इधर 2, तो यह है 239.2। तो अभी मार्क प्राइस कितना है, 250 है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ये है। अभी इधर से अगर छूट निकाल ले तो ये 250 से कितना कम है, ये 250 से 10.8 कम है और कितने पे
250 पे और परसेंटेज में निकालना है और इंटू में 100। अभी इसको 25 से कट कर लेते हैं, नीचे 10 बचेगा, इधर 4 आ जाएगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.2 और अपॉन में है 10, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4.32%। मतलब इतनी छूट देनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 66 से 2/3 को 2/3 लिख सकते हैं। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है तो इसको लिख सकते हैं 11/25 और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय रुपयों में कितना है। क्वेश्चन में उसने स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि उसका मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। तो इधर हम लिख लेते हैं इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग क्या हो जाएगा। तो इधर सेविंग कितनी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर 5 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो वो इनकम आ जाएगी, तो वो 8 हो जाएगी। मतलब 8 - 5 = 3। अभी इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25 8 200 और माइनस में ये आ जाएगा 125 और इक्वल टू ये आएगा 75 के। अब उसने बोला है कि 44% की वृद्धि होती है इनकम में, तो ये 88 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 288 और माइनस में इसमें कितनी वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 और इक्वल टू ये कितना आएगा 88 के। और सेविंग कितनी थी, पहले 75 थी, अभी कितनी है 88 है। तो कितने की वृद्धि हुई है इसमें 13 की वृद्धि हुई है। और उसने क्वेश्चन में क्या बताया कि मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। मतलब जो 13 की वैल्यू है वो 1040 के इक्वल है। तो उसने हमसे पूछा कि आरंभिक व्यय रुपए में कितना है, मतलब उसने हमसे 125 की वैल्यू पूछी है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 80 गुना है। तो 125 की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू में 80 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो हमें लास्ट में देखना है कि हमसे 90% पूछा है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं, जो भी ऑप्शन 9 से डिवाइड होता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन 9 से डिवाइड होते होंगे तो इसको हम प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो 7 और 6 13 और 5 18, मतलब ये 9 से डिवाइड होता है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ये 5 और 4 9 और इधर 8 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9 और 8 तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 8 और 7 15 तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इधर से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऑप्शन से ही अपने आंसर को टिक कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ कि 3 tan थीटा = 2√3 sin थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इस फंक्शन में हमें 2 थीटा दिया हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो इसमें। तो अगर इधर से थीटा की वैल्यू निकाल ले इस इक्वेशन से तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 इंटू में tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और sin से sin कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 2√3 के। इधर से ये √3 कट जाएगा तो ये इधर √3 आ जाएगा और cos थीटा इधर जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √3 और अपॉन में 2, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है cos 30 डिग्री के। तो इधर से हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई 30 डिग्री। अभी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो इधर से अगर वैल्यू रखें इसमें तो ये कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोसिकेंट 60 कितना होता है, ये होता है 2/√3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 और प्लस में अभी अगर इसमें रखेंगे थीटा की वैल्यू तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये आएगा 1/√3 और उसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/3 और अपॉन में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 तो ये 1/2 होता है और स्क्वायर होके 1/4 आ जाएगा और प्लस में
ये आ जाएगा 1060, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और उसका स्क्वायर हो गया 3 हो जाएगा इक्वल टू, अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3 और अपॉन में ये आ जाएगा 4 × 12 और 1 13, 13/4। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 5/3 इंटू में 4/13। इसको सोल्व करें तो ये आएगा 20/39। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, BC वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बोला कि BC वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले इसका व्यास ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटर है O और इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पे पॉइंट A ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट D ले लेते हैं, इनको सबको आपस में मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या दिया है कि एंगल DBC = 29 डिग्री। तो एंगल DBC इसको इधर से मिला देंगे तो ये वाला एंगल उसने हमें दिया हुआ है 29 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। तो उसने हमसे पूछा क्या है कि एंगल BAD का माप कितना है। तो ये वाला एंगल उसने हमसे पूछा है, तो इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल होता है क्योंकि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और ट्राइंगल BDC में तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये एंगल C कट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो जो एंगल A है वो एंगल B प्लस एंगल D के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, एंगल BAD। तो एंगल BAD = हो जाएगा 90 प्लस में 29, तो ये हो जाएगा 119 डिग्री के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ कि 8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद A और B की आयु का योग वर्षों में कितना होगा। मतलब ये 8 साल पहले का अनुपात हमें दिया हुआ है और उसके बाद हमसे पूछा कि 7 साल बाद A और B की आयु का योग क्या होगा। मतलब हम 7 और 7 14, तो 14 लिख लेते हैं और 8 और 8 16, तो 16 लिख लेते हैं। इन दोनों का ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में से 30 माइनस करें तो जो भी आएगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होगा क्योंकि 8 साल पहले उसने दिया था कि उनका रेशियो 5:4 है। अगर वो 9 का मल्टीपल एक ही होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसमें से अगर मैं 30 माइनस करूं तो ये 50 आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें से अगर मैं 30 माइनस करूं तो ये 72 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें से अगर 30 माइनस करूं तो ये 60 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें से अगर मैं 30 माइनस करूं तो ये 82 आ जाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि यदि sin A = 5/13 और 7 cot B = 24 है तो secant A cos B इंटू कोसिकेंट B इंटू tan A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक में एंगल इधर A ले लेते हैं और सेकंड वाली ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और उसमें ये वाला एंगल B ले लेते हैं। अगर इसमें sin A में लिखूं तो ये इधर 5 आ जाएगा और इधर 13 आएगा और ये साइड जो हो जाएगी पाइथागोरस से 12 हो जाएगी। अगर ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल में मैं कोट B लिखूं तो वो हो जाएगा 24/7, तो ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो पाइथागोरस से ये साइड है ये 25 के इक्वल आ जाएगी। अभी इस वाले फंक्शन में इन ट्राइंगल से वैल्यू रख देते हैं। तो सीकेंट A अगर हम देखें तो इसमें सीकेंट A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/12 इंटू कोस B इधर से हो जाएगा 24/25 और इंटू में कोसिकेंट B हो जाएगा 25/7 और इंटू में tan A इधर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो 25 से 25 कट होगा और ये 12 से ये 2 पे कट होगा और ये 2 से 6 पे कट होगा और इक्वल टू ये आ जाएगा 13×5 65 और अपॉन में 7×6 42, तो ये आएगा 65/42। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक x की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा कि √3 - x अपॉन में √3 + x का मान क्या होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। तो ऐसा करता हूं मैं इधर से x² की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x² = हो जाएगा 1 + √3/2 और प्लस में 1 - √3/2 और माइनस में 2 इंटू दोनों की मल्टीप्लाई
इधर रूट आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 3/4। तो अंदर क्या बचेगा, अभी अंदर बचेगा 1/4 और इधर रूट से बाहर निकल के आएगा 1/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, -1 बचेगा। अभी इसको सोल्व करें तो इससे ये कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1, तो ये 2 है और ये किसके इक्वल है, ये है x स्क्वायर के इक्वल। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 1, मतलब +-1। अभी जो ये फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछी है इसमें x की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रखने से ये हो जाएगा √3 - 1 और अपॉन में √3 + 1। अभी इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 4 - 2√3 और अपॉन में ये आएगा 2। अभी इसको कट कर लेते हैं तो ये बचेगा 2 - √3, तो ये आ जाएगा 2 - 1.732, तो ये आ जाएगा 0.268 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.27 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 20, तो 20/7 और इंटू में 5 चौक 20 और 1 21, तो 21/5 और इसको इंटू में कर लेते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इंटू में 9 पंजे 45 और 1 46 अपॉन में 9 और इधर डिवाइड है और इसके अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर 3/4 और इंटू में ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 और इंटू में 1/2 और इसको भी इंटू में कर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, इधर ब्रैकेट बंद। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये 7 से कट होगा तो 7 या 21, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके आएगा 3 3 9 दूनी 18, तो 18 इंटू में 46 अपॉन में 9 और इधर ये डिवाइड में है तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं। अभी इसको कट करें तो 4 और 2 से ये 8 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, इसको इधर लिख लेते हैं। अभी इससे इसको कट कर लेते हैं 9 दूनी 18, तो ये क्या आ गया 2 इंटू में 46 और इंटू में इसको कर लेते हैं 1/4, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 23, तो ये इक्वल टू आया है 23 के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि a की आय b की आय की 2/3 है, तो इधर से जो आय है a और b की वो लिख लेते हैं। तो b की आय अगर 3 है तो a की आय 2 हो जाएगी और a का व्यय b के व्यय का 3/4 है, तो इधर व्यय लिख लेते हैं। अगर b का व्यय 4 है तो a का व्यय 3 है। अभी उसने दिया हुआ है यदि b की आय का 1/3 a के व्यय के बराबर है, मतलब जो b की आय है उसका 1/3 1 और जो b का व्यय है उसके बराबर है, तो ये 3 है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो 3 की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, तो इधर ये 6 आ जाएगा। अभी उसने पूछा है कि a की बचत का b की बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी, तो इधर a की सेविंग आ जाएगी 3 और जो b की सेविंग है वो आ जाएगी 5, तो ये रेशियो कितना आया है, ये रेशियो आया 3:5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ कि ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, मतलब उनकी पूंजी के निवेश का अनुपात दिया हुआ है। तो इधर ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और सी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है 2:3 और अनुपात में 5। अभी उसने क्या दिया हुआ है, उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4:2:3 है, मतलब उनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो इधर 8 आएगा, इधर 6 आएगा और इधर 15 आएगा, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आया है। अभी उसने बोला है यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 है तो सी के लाभ का हिस्सा रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 1,86,000 को हम 186 लिख लेते हैं, तो 2 की वैल्यू 186 के इक्वल है, तो हमें 15 की वैल्यू बतानी है। तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी 186 और इंटू में 15 और अपॉन में 2 से इसको कट करेंगे तो ये 9 आएगा, इधर 3 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें अभी तो 15 × 45 5 4 बचेगा, 15 × 135 और 4 139,
तो ये आया 1395 और इसके बाद 3 जीरो और आनी है। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये एक x की वैल्यू दी हुई है और हमें बताया होगा कि जब y को x में जोड़ा जाता है तो परिणाम 7/13 प्राप्त होता है। y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो ये x की वैल्यू दी हुई है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू यह आ जाएगा 5 चौक 20 और 3 23, तो 23/4 और माइनस में यह आ जाएगा 3/7 और इंटू में 15 चौक 60 और 3 63, तो 63/4 और प्लस में 35 दूनी 70 और 2 72, 72/35 और इंटू में यह आ जाएगा 25 एकम 25 और 11 36, तो यह आ जाएगा 25 अपॉन में 36 और अपॉन में आ जाएगा 3/4 और इंटू में 5 चौक 20 और 1 21, तो ये 4/21 आ जाएगा और प्लस में 5 5 25 और 3 28, तो यह आ जाएगा 28/5 और इंटू में 15 3 45 और 4 49, तो यह आ जाएगा 15 अपॉन में 49। अभी इसको कट कर लेते हैं। तो ये 7 से कट होगा 9 पे, इधर से ये 36 से ये 2 पे कट हो जाएगा। अब ये 5 से कट होगा तो 5 7 35 और 5 5 25। अब ये 4 से 4 कट हो जाएगा, ये 3 से 7 पे कट होगा। अब ये 7 से 4 पे कट हो जाएगा और ये 7 पे कट हो जाएगा, ये 5 से 3 पे कट हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 23 अपॉन में 4 और माइनस में 27 अपॉन में 4 और प्लस में ये बच गया 10 अपॉन में 7 और नीचे आएगा 1/7 और प्लस में 12 अपॉन में 7। अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा -4/4, तो ये -1 आएगा इधर और प्लस में 10 अपॉन में 7 और नीचे आ जाएगा 13 अपॉन में 7 और ऊपर क्या बचेगा, ये ऊपर बचेगा 3 अपॉन में 7 और नीचे क्या था 13 अपॉन में 7 और ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा इंटू में 7 अपॉन में 13, तो 7 से 7 कट होगा। तो ये क्या आई है x की वैल्यू आई है 3 अपॉन में 13। अभी क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है कि जब y को x में जोड़ा जाता है तो परिणाम 7/13 प्राप्त होता है। तो ये x की वैल्यू कितनी आई है 3 अपॉन में 13 आई है और इसमें अगर y जोड़ देते हैं तो ये इक्वल टू हो जाता है 7 अपॉन 13 के। तो इधर से y की वैल्यू क्या होगी, तो इधर से जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 अपॉन में 13 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि एक छात्र 5 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से ही 3/4 घंटों का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं 5 से ही 1/2, तो 11/2 और नीचे लिख लेते हैं 4 और एक डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों का एलसीएम, तो हम 44 मान लेते हैं। अगर वो 11/2 की स्पीड से जाएगा तो उसको 8 घंटे लगेंगे और अगर वो 4 की स्पीड से जाएगा तो उसको 11 घंटे लगेंगे। तो टोटल कितने घंटे लग गए, उसको 19 घंटे लग गए। और उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 से ही 3/4 घंटे का समय लेता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 19, तो मतलब 19/4 घंटे। अभी यहाँ पे टोटल आने और जाने में टोटल 19 घंटे का टाइम लगता है। तो ये डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर तो जाने का है और 44 किलोमीटर वापिस आने का है, तो टोटल कितना है 88 किलोमीटर है। मतलब अगर 19 घंटे लगते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर है। तो उसने टाइम कितना दिया हुआ है, उसने टाइम दिया हुआ है 19/4 घंटे, मतलब इसका 1/4 कर दिया तो इसका भी 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 किलोमीटर के इक्वल। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल LMN में LM = 5√2 सेंटीमीटर, LN = 13 सेंटीमीटर और एंगल LMN = 135 डिग्री है। तो MN की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें एक एंगल हमें 135 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएंगे इधर एक। तो ये एंगल जो है ये 135 डिग्री है और ये एंगल कौन सा है, ये है LMN। तो ये L हो जाएगा पॉइंट और ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। और उसमें हमें जो भुजा दी हुई है LM वो हमें दी हुई है 5√2, इधर लिख लेते हैं। और जो LN भुजा है वो हमें 13 दी हुई है। तो हमसे पूछा है MN भुजा की लंबाई, तो इस भुजा को मैं इस तरफ आगे बढ़ा देता हूँ और जो ये L पॉइंट है इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल 135 है तो ये एंगल कितना बच जाएगा, इधर ये 45 डिग्री बचेगा और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भुजा 5√2, तो ये जो भुजा है ये 5 और ये वाली भी 5 हो जाएगी। अभी इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ
और ट्राइंगल ले लेता हूं एल पी और एन। एल पी एन में ये भुजा 5 है और ये भुजा 13 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये पी एन भुजा कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी पी एन भुजा 12 के इक्वल हो जाएगी। और ये जो पी एम है ये 5 है, तो एम एन कितना हो जाएगा इधर से, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल, और वही हमें निकालना था। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि यदि इन सभी की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल है 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c इंटू 11 की पावर d, तो हमसे पूछा है कि ए बी माइनस सी डी का मान क्या होगा। तो अभी जो ये संख्याएं दी हुई है हमें इनके टुकड़े कर लेते हैं। अगर इसको 11 से डिवाइड करूं मैं तो ये आ जाएगा 11 इंटू 77, और इंटू में इसको 11 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 11 इंटू में 35, और इंटू में अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 25, और इंटू में क्या आएगा 25 दूनी 50, तो 25 सत्ते 175, और इंटू में अभी अगर इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 25 इंटू में 25 एकम 25, तो 5 बचेगा, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। अभी इसके टुकड़े करें तो ये इधर से आ जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू में 7, और इंटू में यह आएगा 11 इंटू 5 इंटू 7, और इंटू में यह आएगा 5 का स्क्वायर, और इंटू में 3 का क्यूब, और इंटू में यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इंटू में 11 का स्क्वायर। इधर से जो 3 है, 3 कितने हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो ये इधर से 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू इधर से आ गई 3 के इक्वल। अभी 5 देख लेते हैं, तो 5 कितने हैं, एक तो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं, तो 2 और 1 3, और ये 2 इधर हैं तो ये 5, तो बी की वैल्यू इधर से आ गई 5 के इक्वल। अभी 7 देख लेते हैं इसमें कितने हैं, तो इधर 1 है और इधर 1 है, तो ये 2, तो इधर से सी की वैल्यू है जो वो 2 के इक्वल है। और अभी इधर से 11 देख लेते हैं, तो 2 तो यहाँ पे है, एक इधर है 3, और इधर से ये 2, तो ये कितने हो गए टोटल मिला के 2 + 2 4 और 1 5, तो डी की वैल्यू है जो वो 5 के इक्वल है। तो अभी हमसे ए बी माइनस सी डी का मान पूछा है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और माइनस में सी डी कितना हो जाएगा 10, तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये इक्वल टू आ जाएगा 5 के। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 26 × 78 और 2 80, 80/3 इधर लिख लेते हैं। ए प्लस बी 80/3 दिन में काम को करते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं बी प्लस सी मिलकर उस काम को 48 डेज में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं ए प्लस सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय दिनों में लेगा। तो सबसे पहले जो टोटल वर्क है वो मान लेते हैं हम तीनों का एलसीएम, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 240 के इक्वल। तो इधर से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो इधर से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 × 24 3 × 9, तो 9 आ जाएगी। इधर से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 के इक्वल, और इधर से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 के इक्वल। तो अभी मेरे को खाली ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14, 14 और 8 22, और उसको ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और ऑफ क्यों किया हमने, क्योंकि जो ए 2 बार आएगा इसमें, बी 2 बार आएगा और सी 2 बार आएगा, तो मतलब ये उनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो डबल आ जाएगी। तो 22 डबल है तो सिंगल कितनी होगी, तो 11 आ जाएगी सभी की ऐड करके। तो अभी मेरे को ए की निकालनी है, तो ए किसमें नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो बी प्लस सी इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 5 इसमें से माइनस होगा तो 6 बचेगा। मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो 6 के इक्वल है। तो अभी मेरे को क्या बताना है, अभी मेरे को बताना है कि ए अकेले उसी काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय दिनों में लेगा। तो टोटल काम कितना था 240 था, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इंटू में 60 और अपॉन में 100। और ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने, 6 निकाली है, तो अपॉन में 6 कर देते हैं। तो 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, इस 6 से ये 6 कट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल बचेगा, ये बचेगा 24 डेज के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन हमारे जो दिए हुए हैं वो सिंपल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जो ये थीटा दिया हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर देता हूँ और इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में, कोट को चेंज कर लेते हैं 10 में, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर 43 डिग्री, और माइनस में
ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 43 डिग्री, और ये आ जाएगा -2 इंटू टेन स्क्वायर 23 डिग्री लिख लेते हैं ऐसे कैसे, और माइनस में कोसिकेंट को हम चेंज कर लेते हैं सीकेंट में, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 23 डिग्री के इक्वल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा कोसिकेंट स्क्वायर 68 डिग्री, और माइनस में टेन 61 डिग्री, और माइनस में टेन स्क्वायर 22 डिग्री, और ये आ जाएगा प्लस में कोट 29 डिग्री। तो अभी इधर से ऐसा करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर 68 डिग्री को भी हम चेंज कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर 22 डिग्री में, और जो ये 10 है इसको हम चेंज कर लेते हैं कोट में, तो ये आ जाएगा माइनस में कोट 29 डिग्री, और इसको सेम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। तो ये कोट 29 डिग्री माइनस का है और इधर प्लस का है, तो ये कट हो जाएगा इधर से। अभी अगर ऊपर देखें हम, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये उल्टे दिए हुए हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा -3, और इधर -2 है, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर 23 माइनस सीकेंट स्क्वायर 23, तो ये भी उल्टा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है -1 के इक्वल है, और एक माइनस इधर था बाहर, तो ये क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 22 डिग्री, और माइनस में टेन स्क्वायर 22 डिग्री। तो इसको सोल्व करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, तो इसको अभी सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, इस व्यंजक को सोल्व करके इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं 1/4, और प्लस में ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 2870, और इंटू में ये हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12, तो इधर 12 बचेगा, और इंटू में इसको लिखेंगे 0.0175, और अपॉन में नीचे आ जाएगा 1.05 कॉमन ले लेते हैं, तो 1.05 इधर से हमने कॉमन ले लिया, तो एक 1.05 बच गया इधर, और इधर बच गया 27.65। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना आ जाएगा इंटू में इसको ऐड करेंगे तो ये 28, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो ये 70, तो इधर से ये आ जाएगा 28.70। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कट हो जाएगा। अब ये इधर ऊपर क्या है, जो ये दशमलव है ये 4 अंकों के बाद है, और नीचे क्या है 2 अंकों के बाद है, तो ये इसको अगर कट करेंगे तो नीचे एक 100 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/4, और प्लस में 12 इंटू 175, और अपॉन में 105, और इंटू में 100। अब इसको कट करते हैं तो 25 से कट कर लेते हैं, तो 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये कितना बच गया 7 या 21, तो 21 पंजे 105 आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1/4, और प्लस में 1/5। इनको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 9/20। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो इधर ए लिख लेते हैं, ये 12.5 घंटे में भरता है, मतलब 25/2 घंटे में भरता है, और बी जो है वो 25 घंटे में भरता है। तो टैंक की कैपेसिटी हम मान लेते हैं 25, तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो अगर ये दोनों मिला के भरे तो ये कितने घंटे में भरेंगे, तो अपॉन में 3, तो ये भरेंगे 8 सही 1/3 घंटे में। और क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ है कि पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। यदि टंकी पूरी भर गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में घंटों में खाली हो जाएगा। तो उसने 70% पूछा है, तो मतलब हमारी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही हमारा 7 का मल्टीपल है, मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि यही हमारा आंसर हो। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि रिसाव के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक लग गए, तो 1 घंटा और 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/3 घंटे। और नॉर्मल कंडीशन में कितने घंटे लगते थे उसको, 8 सही 1/3 घंटे। अगर ये बीच में ऐड कर देता हूं तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, तो ये 10 घंटे हो जाएंगे। मतलब a प्लस बी और माइनस सी 10 घंटे में टैंक को भरेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5 के इक्वल। और यहाँ पे a की कितनी है 2 है, और b की कितनी है 1 है, तो इधर से 2.5 लेके आनी है, तो c की कितनी रखनी पड़ेगी, तो 0.5 रखनी पड़ेगी। तो उसने पूछा है कि रिसाव 70% हिस्सा उसका कितने घंटे में खाली करेगा। तो टोटल कितना था 25 था,
और इसका 70% कितना हो जाएगा, इंटू में 7 अपॉन में 10 और अपॉन में 0.5, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 अपॉन में 10। तो ये 10 से 10 कट हो जाएगा, 5 से इसको कट करें तो 5 आएगा, तो इधर से ये आ जाएगा 35 के इक्वल। मतलब ये हमें दिया हुआ था 70%। मतलब हम इसको देखते ही आंसर लगा सकते थे कि जो 7 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा आया ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया होगी एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है। तो इधर से इसको हम r मान लेते हैं, वो हमें 4 के इक्वल दिया हुआ है। यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, तो इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई r² और उसका 3 गुना करना है और इंटू में 3 कर देते हैं। इसके इक्वल हमें दिया हुआ है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है, ये इक्वल टू दिया हुआ हमें 2 इंटू 2 पाई RH, मतलब उसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, इधर से ये पाई से पाई कट हो जाएगा और ये एक r से एक r कट हो जाएगा। अब इसमें r की वैल्यू रख देते हैं, तो इधर आ जाएगा 12 और इक्वल टू ये आएगा 2h के, तो इधर से h की वैल्यू आई है 6 के इक्वल। तो हमसे क्या पूछा है, टंकी की क्षमता किलोलीटर में कितनी होगी, मतलब उसने हमसे उसकी कैपेसिटी पूछी है। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई r² h और आंसर हमें पाई में बताना है, तो पाई को सेम ऐसे ही रखेंगे। तो ये r² कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा 16 और h कितना है 6 है और पाई को ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 96 पाई और ये मीटर क्यूब में आएगा। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर के, तो ये कितना आ जाएगा 96 पाई और ये आ जाएगा किलो लीटर में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, और बताया हुआ है कि बिंदु ग्राफ पर एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु P समीकरण डैश के बिंदु रेख ग्राफ पर भी स्थित होगा। हमें जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब इनमें से जो पॉइंट P है उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमारा पॉइंट P आ जाएगा। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 12x और प्लस में y और इक्वल टू में 8, और सेकंड वाली को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में 3y और ये इक्वल टू आ जाएगा -10। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12×3 = 36x प्लस में 3y इज इक्वल टू 24। अभी फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इधर आ जाएगा 34x और ये आपस में कट हो जाएगा और इक्वल टू किसके बचेगा, ये इधर से बचेगा 34 के इक्वल। तो x की वैल्यू इधर से आई है 1 के इक्वल। अभी किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं इसको, तो फर्स्ट वाली इस इक्वेशन में रख देते हैं। अगर इधर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी 8 - 12, तो ये आ जाएगी -4 के इक्वल। तो अभी जो ये वैल्यू आई है इनको हम ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, जिस भी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू इधर अगर 1 रखें तो ये इधर प्लस में 12 आ जाएगा, तो 13 - 12 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर 1 रखें तो ये आ जाएगा -8, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर हम रखें ये वैल्यूज तो ये इधर 3 आएगा और ये प्लस में 4 हो जाएगा और माइनस में 7, मतलब 7 - 7, तो 0 के इक्वल आ गया, मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि संस्थान डी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान ए से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है, x का मान निम्नलिखित में से किसके मध्य होगा। तो सबसे पहले हम संस्थान डी देखते हैं, और डी कौन से पाई चार्ट में हमें देखना है, उत्तीर्ण करने वाले। और उत्तीर्ण करने वाले कहाँ पे हैं, तो इधर पास लिखा हुआ है, तो ये उत्तीर्ण करने वाले हैं। तो ये 900 दिया हुआ है, मतलब जो 100% है वो 900 के इक्वल है। तो इधर से जो 1% है उसकी वैल्यू आई है 9 के इक्वल, और संस्थान डी में कितने हैं 28% है, तो ये हो जाएंगे 28 इंटू में 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 72, तो 2 7 बचेगा, 9 दूनी 18 और 7 25, तो ये आया है 252। तो अभी हमें निकालना है संस्थान ए से
परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या। तो ये परीक्षा में जो अपीयर्ड हुए हैं कैंडिडेट, उनका पाई चार्ट है। तो ये कितने हैं, 1200 हैं। और इधर ये डिग्री में दिए हुए हैं, मतलब जो 360 डिग्री की वैल्यू है वो 1200 के इक्वल है। तो इधर से 0 कट कर देते हैं। तो इसको अगर मैं 12 से कट करूं तो ये 12 × 36, तो ये इधर 10 आ जाएगा। मतलब जो 3 डिग्री की वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। तो संस्थान ए में हमें देखना है, तो ये कितना है, 72 डिग्री। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 डिग्री के इक्वल। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 240 के इक्वल। अभी उसने दिया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो x है, और x का जो मान है वो हमसे पूछा है कि जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसके बीच में है। तो ये आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू जो आई है वो 12 के इक्वल आई है। तो ये 12 किसके बीच में है, तो अगर मैं देखूं तो ये 11 और 14 के बीच में होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC में एंगल B और एंगल A के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं और ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो एंगल B और A के समद्विभाजक हमें खींचने हैं। तो ये एंगल A है और ये एंगल B है, और ये कहां पर मिलते हैं, ये पॉइंट O पर मिलते हैं। यदि एंगल BOC इज इक्वल टू 108 डिग्री है तो एंगल BOC इसको भी इसके साथ मिला देते हैं। तो ये जो है OC एंगल C का भी समद्विभाजक होगा। तो ये वाला एंगल 108 डिग्री BAO का माप क्या होगा, ये वाला एंगल है, और ये एंगल A का हाफ है। तो एंगल BOC किसके इक्वल होता है, एंगल BOC ये इक्वल टू होगा 90 प्लस में एंगल A/2 के इक्वल। तो ये BOC की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, 108 डिग्री के। 90 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू आएगा A/2 के। इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये आई है A/2 की वैल्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम BAO भी लिख सकते हैं। तो BAO कितनी आई है, 18 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूले। धन्यवाद।